Hello friends, today we will discuss about federal and unitary features of the Indian Union। तो देखिए आज हम इस वीडियो में इंडियन यूनियन के कुछ फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए ये पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि जो ये फेडरल है और जो ये यूनिटरी है आखिर इनका क्या मतलब है। तो देखिए जब हम लास्ट वीडियो में कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में पढ़ रहे थे उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो हमारी गवर्नमेंट मशीनरी है वो कैसे काम करती है एक फेडरेशन के रूप में, यानी कि वो एक संघ के रूप में काम करती है। संघ के रूप में कैसे काम करती है, जैसा कि हमने 7 शेड्यूल में पढ़ा था कि हमारी जो गवर्नमेंट की पावर्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 3 लिस्ट में। कौन कौन सी 3 लिस्ट? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सारी पावर्स किसके पास होती है? सेंटर के पास। स्टेट लिस्ट में किसके पास होती है? स्टेट के पास। एंड कंकरेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट दोनों के पास पावर्स होती हैं इन मैटर्स में काम करने के लिए। तो जो ये भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स हैं या फिर जिसमें सेंटर और स्टेट मिलकर काम करते हैं उसे ही हम कहते हैं कि ये फेडरल गवर्नमेंट है। कैसी? ये फेडरल गवर्नमेंट है। और जब सारी की सारी पावर्स केवल सेंटर के पास ही होती है उसे हम कहते हैं कि ये यूनिटरी गवर्नमेंट है। तो हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी जो गवर्नमेंट की पावर्स हैं या हमारे जो गवर्नमेंट का काम करने का तरीका है वो कई रूपों में तो फेडरल के रूप में दिया गया है और कई रूपों में वो यूनिटरी के रूप में दिया गया है। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें कौन से फेडरल फीचर्स प्रोवाइड करता है और कौन से यूनिटरी फीचर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। India is different from the United States of America because in United States the federation is based on an agreement between different states and the states have the right to secede from the union। तो देखिए जो हमारा भारत का फेडरेशन है वो यूएसए के फेडरेशन से अलग है। वो कैसे अलग है? क्योंकि यूएसए का फेडरेशन है वो क्या कहता है कि कोई भी स्टेट या दूसरा स्टेट या सेंटर उनके बीच में एक एग्रीमेंट किया गया कि कोई भी एक दूसरे से अलग हो सकता है। यदि एक स्टेट दूसरे स्टेट से अलग होना चाहता है तो वो हो सकता है, यदि वो सेंटर से अलग होना चाहता है तो वो उससे भी अलग हो सकता है। लेकिन हमारा जो इंडिया का फेडरेशन है वो क्या कहता है कि हमारा भारत एक संघ है। हमारा जो राज्य है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे देश को राज्य का दर्जा दिया गया है कि हमारा जो राज्य है एक संघ है। हम कोई भी उससे अलग नहीं हो सकते। यानी कि अगर कोई हरियाणा का बोले कि हमें यूपी से अलग कर दो तो हम नहीं हो सकते, यूपी का बोले कि बिहार से अलग कर दो तो नहीं हो सकते। तो जो ऐसे ही क्या है हमारा इंडिया का जो फेडरेशन है वो यूएसए के फेडरेशन से अलग है। नेक्स्ट देखिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द फीचर्स बोथ ऑफ अ फेडरल एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दोनों टाइप के फीचर्स प्रोवाइड किए हैं। कौन से? फेडरल भी और यूनिटरी भी। तो अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं कि फेडरल फीचर्स कौन से हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स हैज बीन मेड एज पर द 3 लिस्ट। जो हमने पहले भी पढ़ लिया, जो 3 लिस्ट है यूनियन, स्टेट और कंकरेंट, तो उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो वो कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को शो करते हैं? फेडरल गवर्नमेंट को। नेक्स्ट देखिए, द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट हैव टू फंक्शन स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है दोनों को स्ट्रिक्टली क्या फॉलो करना होगा? जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। वो खुद से ही कोई भी रूल नहीं बना सकते, उन्हें केवल कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के अकॉर्डिंग ही काम करना होगा। They can neither alter the distribution of powers nor override the dictates of the constitution। वे खुद से ही कोई भी ऑल्टर नहीं कर सकते किसमें? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स में, ना ही उनको ओवरराइड कर सकते हैं, यानी कि वो उनमें कोई भी चेंज नहीं ला सकते। नेक्स्ट देखिए, Indian Constitution is entirely written and amendment to it must be passed by the Parliament and if an amendment affects the federal structure it must be ratified by at least half the state legislature। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरा का पूरा लिखा गया है, लेकिन उसमें कोई भी अमेंडमेंट करना हो यानी कि कोई भी संशोधन करना हो तो क्या होगा? वो बिल पास किया जाएगा और वो बिल कौन पास करेगा? सबसे पहले पार्लियामेंट। लेकिन वो बिल या वो अमेंडमेंट हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा होगा तो उसमें क्या करना होगा? अब फेडरल स्ट्रक्चर है तो उसमें स्टेट के पास भी उतनी ही पावर है जितनी सेंटर के पास है, तो उसको क्या करना होगा? कम से कम आधे राज्यों से उसको रेटिफाई जरूर कराना होगा, तभी वो बिल जाकर आगे पास होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे हमारे 28 राज्य है, 28 में से 14 राज्यों द्वारा वो जरूर रेटिफाई होना चाहिए। कब? जब वो जो अमेंडमेंट है वो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा हो।
बहुत सारे ऐसे बिल भी होते हैं जो जिसमें सिर्फ सेंटर ही काम कर लेता है, जिसमें स्टेट की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन जब वो फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेगा तो उसमें स्टेट की अनुमति लेने की जरूर आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लाइक अदर फेडरल स्टेट्स आवर कंट्री ऑल्सो हैज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी एज एन एसेंशियल फीचर। तो देखिए क्या है, दूसरे फेडरल स्टेट्स की तरह ही हमारी कंट्री में भी जो जुडिशरी सिस्टम है हमारा वो इंडिपेंडेंट है। इसमें देखिए जुडिशरी में कैसे हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर काम करता है। तो देखिए मान लो हम यहाँ के, हम हरियाणा से हैं या हम यूपी से हैं या हम बिहार से, हम कहीं से भी हैं, उसमें क्या होगा, हम अगर हमें अपना कोई भी मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाना है तो हम ले जा सकते हैं। ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सेंटर की ही बात सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट किसी भी स्टेट के व्यक्ति की बात सुनेगा। तो वो क्या दिखाता है कि जो सेंटर है और स्टेट है दोनों के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक ही बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट है जो वो पूरे इंडिया में सुप्रीम है। ठीक है, तो इसमें भी जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है इसमें भी कैसी स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखिए आ जाते हैं यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यूनिटरी फीचर्स कैसे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इन अ फेडरेशन पीपल इंजॉय ड्यूअल सिटीजनशिप। फेडरेशन में क्या होता है, जो पीपल होते हैं उनके पास ड्यूअल सिटीजनशिप होती है। ड्यूअल यानी कि दोहरी नागरिकता होती है। कैसे होती है, दैट ऑफ द सेंटर एंड ऑफ द स्टेट। वो जिस देश में रहते हैं उसके सेंटर की नागरिकता भी उनके पास होती है और जिस स्टेट में वो रहते हैं उस स्टेट की उनके पास अलग से नागरिकता होती है, to which they belong. But the Indian Constitution provides every Indian with single citizenship. लेकिन इंडिया में क्या है, देखिए इंडिया में पूरा फेडरल स्ट्रक्चर है लेकिन इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप दी जाती है। अब हम ये तो नहीं कहते कि मैं यूपी से हूँ, मैं बिहार से हूँ, मेरे पास बिहार की नागरिकता है। हम क्या कहते हैं, अगर सिटीजनशिप की बात आती है, जब भी फॉर्म भी भरते हैं तो हम उसे क्या भरते हैं कि वी आर इंडियंस, क्या वी आर इंडियंस, कि हम भारतीय नागरिक हैं। तो भारत में क्या दी जाती है, सिंगल सिटीजनशिप दी जाती है। लेकिन दूसरे जो फेडरल कंट्री हैं और दूसरी, उनमें दोहरी नागरिकता दी जाती है, ड्यूअल सिटीजनशिप दी जाती है। नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट विच हैज बीन एलोकेटेड टू द सेंटर। अब यहाँ पर भी हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या दिखाता है, एक यूनिटरी के मतलब सेंटर की पावर ज़्यादा है। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर है पूरे देश के लिए, वो किसको दिए गए हैं, स्टेट को दिए गए, सेंटर को दिए गए हैं, सॉरी, तो वो यूनियन लिस्ट में डाल दिए गए हैं। इससे भी क्या दिखाता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी फीचर के रूप में काम करता है। नेक्स्ट देखिए, द सेंटर कैन लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट इन द कंकरेंट लिस्ट। तो क्या होता है, कंकरेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट दोनों के पास पावर होती है, लेकिन जब दोनों के बीच में मतभेद होता है तो सेंटर के पास ज़्यादा पावर होती है। मान लो सेंटर किसी बात को कह रहा है और स्टेट दूसरी किसी बात को कह रहा है, तो जो सेंटर कहेगा ना वही बात फॉलो की जाएगी। ठीक है, तो इसमें भी क्या दिखाता है कि ये यूनिटरी स्ट्रक्चर है। रेजिडुअरी पावर बिलोंग टू द सेंटर, और जो भी हमारी रेजिडुअरी पावर है यानी कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, यानी कि जो उन 3 लिस्ट में नहीं आई हैं, वो सभी रेजिडुअरी पावर में डाल दी गई है और उनकी पावर किसके पास है, सेंटर के पास है। तो सेंटर के पास उसमें उसकी सेंटर की ही प्रभुता है। नेक्स्ट देखिए, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर द सेंटर एज वेल एज फॉर द स्टेट। और जो हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेंटर के लिए भी वही है और स्टेट के लिए भी वही है। तो केवल एक ही सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, उसको ही सभी को फॉलो करना है। तो इसमें भी क्या दिखाता है कि ये एक यूनिटरी फीचर है। द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन इमीडिएटली टर्न द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया इनटू अ यूनिटरी वन। तो देखिए जब भी इमरजेंसी लगती है उसमें क्या होता है, स्टेट की जितनी भी पावर होती है वो सब किसके पास चली जाती है, सेंटर के पास। तो ऐसे टाइम में क्या होता है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो किस में चेंज हो जाता है, एकदम से यूनिटरी स्ट्रक्चर में। किस में, यूनिटरी स्ट्रक्चर में। तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी क्या होता है, फेडरल सिस्टम यूनिटरी सिस्टम में चेंज हो जाता है। इन अ फेडरेशन ईच स्टेट शुड गेट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और पॉपुलेशन। तो एक फेडरेशन में क्या होता है कि प्रत्येक स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। ठीक है, यानी कि कहीं की पॉपुलेशन चाहे कितनी भी हो लेकिन वहां का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। फेडरेशन में तो ये होना चाहिए कि सेंटर और स्टेट दोनों को इक्वली रखा जाए, लेकिन इंडिया में क्या होता है, बट इन राज्यसभा इन इंडिया, लेकिन इंडिया में राज्यसभा में क्या होता है, स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। प्रत्येक स्टेट्स को उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है।
यानी कि जहां की पॉपुलेशन कम है वहां का कम रिप्रेजेंटेशन होगा और जहां की पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे ज्यादा सीट्स एलोकेट की जाएंगी और वहां का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे भी क्या दिखाता है कि ये एक यूनिटरी फीचर का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिसाइड्स द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू नॉमिनेट 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा। इसके अतिरिक्त और क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा के 12 मेंबरों को नॉमिनेट करता है। उसमें सिर्फ पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। तो इसमें भी ये क्या दिखाता है कि ये एक यूनिटरी फीचर है। नेक्स्ट देखिए, द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड दे कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस ओनली ड्यूरिंग हिज प्लेजर। तो जो गवर्नर होता है प्रत्येक स्टेट में, देखिए गवर्नर होता है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा, और वो प्रेसिडेंट के ऊपर ही डिपेंड होता है कि वो उसको कब तक काम करने के लिए रखेगा। यानी कि प्रेसिडेंट के प्लेजर पर ही वो डिपेंड करता है कि गवर्नर को कितने टाइम तक रखा जाएगा। तो यहाँ पर भी ये क्या दिखाता है कि प्रेसिडेंट के हाथ में अगर ये पावर है तो ये एक यूनिटरी फीचर है। नेक्स्ट देखिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सिंगल जुडिशरी, अ सिंगल सिस्टम ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल लॉ एंड कमांड ऑल इंडिया सर्विसेज। तो देखिए हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है, सिंगल जुडिशरी सिस्टम को और ए सिंगल सिस्टम ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल लॉ को, कि सिविल और क्रिमिनल लॉ के लिए भी एक सिंगल सिस्टम है जुडिशरी का, और जो ऑल इंडिया सर्विसेज है यानी कि यूपीएससी के अंदर जो आईएएस और आईपीएस लगाए जाते हैं वो भी पूरे ऑल इंडिया में एक ही ये कमीशन है, यही लगाता है। ठीक है, तो ये हर स्टेट्स में अलग अलग नहीं है। तो यह भी क्या दिखाता है कि ये एक यूनिटरी फीचर है। The authority of the Comptroller and Auditor General and the Chief Election Commissioner uniformly prevails over the Union as well as the state। तो जो ये कैग होते हैं और जो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ये यूनियन और स्टेट दोनों के लिए ही काम करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या दिखाता है कि कैग और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये भी एक यूनिटरी फॉर्म है गवर्नमेंट की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ यूनिटरी और कुछ फेडरल फीचर्स के बारे में पढ़ लिया है, आप इनको याद कर लीजिएगा। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन ना भी आए लेकिन ये आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी प्रीएम्बल के बारे में पढ़ेंगे।